नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द भेद के अंतर्गत सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों की जानकारी सविस्तार पूर्वक प्राप्त करेंगे। पहले देखते हैं सर्वनाम के अर्थ किन दो शब्दों से बना हुआ। सर्व मतलब सभी या सब, नाम अर्थात संज्ञा के बदले। अब उसकी परिभाषा पर आते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले विकारी शब्द को, क्योंकि सर्वनाम विकारी शब्द है इसलिए संज्ञा के बदले आने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फिर जैसे उदाहरण के लिए मैं, तू, वह, आप, यह, जो, शो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये कुल 11 मूल रूप से सर्वनाम हैं। बाकी इनके रूप बदलने के कारण अनेकों हैं, लेकिन मूल रूप से कुल 11 सर्वनाम के शब्द हैं। अब इस सर्वनाम के भेद की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद थे, एक प्लस कर दीजिए उसमें, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। उनकी जानकारी ले लेते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद हो गए। अब इन 6 भेदों का विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। अर्थात पुरुष में स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अर्थात स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। वैसे इसमें 3 पुरुष हैं। पुरुषवाचक के अंदर 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष इसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इसके अनेकों रूप हैं। जैसे मैं से मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, तमाम इसके शब्द बनते जाते हैं। मध्यम पुरुष से तू, तुम, तुम्हें, तुझको, तुझसे आदि। वह से वह, उसे, उसका, उसकी, उससे आदि। इस प्रकार से ये 3 पुरुष हैं और इनका उपयोग कैसे करते हैं? जैसे 3 पुरुष मतलब मैं तुमसे बात कर रहा था, यानी कैसे कि मैं कह रहा था कि वह आज विद्यालय नहीं आएगा। मैंने तुमको बताया कि वह आज विद्यालय नहीं आएगा। तो मैं प्रथम पुरुष हो गया जो वक्ता है, और जिससे बात की जा रही है वो मध्यम पुरुष हो गया। जिसके बारे में थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है वह थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष होता है। तो याद रखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आते हैं दूसरा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की निजवाचक शब्द से ही मालूम पड़ जा रहा है कि निजवाचक क्या है, जो निजता का बोध कराए। अर्थात इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? निजता का बोध कराने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, एक आप तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम में उसको सम्मान सूचक शब्द के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप का प्रयोग हुआ है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, खुद कर लूंगा, स्वतः कर लूंगा, या वह आप ही चला जाएगा। ये आप मतलब जो स्वयं, खुद और स्वतः का बोध कराए, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। अर्थात निजता का बोध कराने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा सर्वनाम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय एकदम सरल इसकी परिभाषा है। निश्चयवाचक अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध कराएं या निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब इसकी परिभाषा, वक्ता के पास या दूर की वस्तु, जैसे यह नजदीक है, वह दूर है, तो वे मतलब वक्ता जो बोला, वक्ता के पास या दूर की वस्तु की निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वह, ये सभी क्या हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अर्थात अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है। इसका उदाहरण देखिए कि रोटी मत खाओ,
क्योंकि वह जली है। तो वह क्या हो गया, ये वह शब्द हो गया आपका, अर्थात ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसका हम किसके अंतर्गत, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ये हमारी पुस्तकें हैं, पुस्तक है तो वो निश्चितता का बोध करा रहा है कि ये हमारी पुस्तकें हैं। और यहीं पर एक सावधानी ध्यान आपको रखनी है, क्योंकि विशेषण के जो 4 भेद हैं उसमें एक विशेषण ऐसा है जो सार्वनामिक विशेषण होता है, और वहीं पर हमें कंफ्यूजन की स्थिति अर्थात संदेह की स्थिति निर्माण होती है। तो उस स्थिति को हमें यहीं पर कंफर्म कर लेना, क्लियर कर लेना है। जैसे यह मेरी कुर्सी है, बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हैं और कई सारे लोग हैं, तो उन अलग अलग कुर्सियों के अलग अलग दावेदार हैं। तो कोई कह रहा है यह मेरी कुर्सी है, और कोई कह रहा है कि वह मेरी कुर्सी है। तो अर्थात यहाँ पर यह मेरी कुर्सी है, यह शब्द किसका बोध करा रहा है, निश्चितता का, नजदीक वाली वस्तु की निश्चितता का बोध कराने के कारण यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा वाक्य और शब्दों के अंदर हेरफेर होने से यह कुर्सी पुरानी है, इसमें थोड़ा सा हेरफेर होने से यह शब्द फिर वो निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं रहा। ध्यान से देखिएगा, यह मेरी कुर्सी है, ये तो यह शब्द क्या हुआ, शब्द की भेद अगर अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित शब्द का भेद देखिए, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। लेकिन वाक्य दिया गया है कि यह कुर्सी पुरानी है, तो यह शब्द क्या है, सर्वनाम है, कुर्सी क्या है, संज्ञा है, पुरानी क्या है, विशेषण है। तो ये संज्ञा हो गया और ये पुरानी क्या हो गया, विशेषण हो गया। अर्थात अब यह शब्द जो है वो इसकी कुर्सी की संज्ञा की विशेषता बतलाने के कारण यह सर्वनाम जो है वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। ध्यान रखना है कैसे। इसका एक और तरीका है कि हमें हमेशा याद रखना है कि हमें सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आ रहा है और उसकी विशेषता बतलाई गई है तो वो सर्वनाम क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण है। ध्यान रखना है, अगर वो निश्चयवाचक सर्वनाम है तो सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञाएं नहीं आती हैं। चौथा आते हैं फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। ऐसा सर्वनाम शब्द अर्थात अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बड़ा ही सरल है कि अनिश्चितता का बोध करा, जिसके बारे में निश्चित न हो, अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई, कुछ। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं कि उसे कुछ खाने के लिए दे दो। बच्चे को भूख लगी है तो माँ कहती है उसे कुछ खाने के लिए दे दो, अर्थात कुछ खाने के लिए दे दो। इसमें किसी निश्चितता का बोध नहीं है, इसका निश्चितता का बोध न होने के कारण क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दरवाजे पर कोई आवाज दे रहा है या दरवाजे को कोई खटखटा रहा है तो माँ कहती है देखो कोई दरवाजे पर खड़ा है या कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। तो कोई शब्द क्या हो गया, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। निश्चित न होने के कारण यह कोई शब्द क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पांचवें सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं, क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो संबंध बताएं आपस में एक दूसरे से, इसकी परिभाषा देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से वाक्य के दूसरे सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से मतलब एक सर्वनाम से वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होने पर वह सर्वनाम शब्द क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए जैसे जो, सो, जैसी, वैसी। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ये संबंध स्थापित कर रहे हैं कर्म और फल के बीच में, अतः ये दोनों क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो पढ़ेगा सो पास होगा, अर्थात वो भी दोनों क्या हुए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। अंतिम सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात छठवें सर्वनाम की तरफ आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सब सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का निर्माण करें। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, किसे, कहाँ, ये सभी क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण दिया गया है,
कि तुम कहाँ जा रहे हो या वह कहाँ जा रहे हैं, तुम कौन हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सभी क्या हो गए प्रश्न का, अर्थात कहाँ, कौन, क्या, ये सभी क्या हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह देना आवश्यक होता है। तो मित्रों, आज हमने शब्द भेद में विकारी शब्द के दूसरे शब्द भेद अर्थात सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। सर्वनाम का अर्थ और उसकी परिभाषा। अर्थ क्या है, अर्थात सर्व मतलब सब, नाम मतलब संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले, और परिभाषा क्या है कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको बताया कि विकारी जैसे क्या बताया था, रूप परिवर्तित होता है, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुझको, ये सभी इसकी परिभाषाएं हुई। अब इसके भेद हैं, भेद 6 दिए गए हैं। इन 6 भेदों के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी है। अब इसमें किसी भी तरह का शंका निर्माण नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।